अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल 13.4 स्टडी करेंगे और उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स, साथ ही मैं आपको आज के इस लेक्चर में कैपेसिटर कितनी इकसाम के हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, उनके एग्जाम्पल्स और उनके यूजेस भी समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए बगैर किसी ताख़ीर के लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के रिलेशंस और फार्मूलाज डिराइव किए थे। हमने सीखा था कि अपनी प्रीवियस क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स और उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमारे सामने रही एग्जाम्पल 13.4। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, C1, C2 एंड C3। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो चलिए पहले समझते हैं। एक कैपेसिटर ये रहा, सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा। इन तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है। तो चलिए जोड़ते हैं। सीरीज का मतलब आप जानते हैं कि इन्हें वन आफ्टर अनदर एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, और जो इनके साथ बैटरी जोड़ी गई है वो 6 वोल्ट्स की है। चलिए बैटरी भी ड्रॉ करते हैं। So this is the battery, और हमेशा से एक सेफ्टी कंपोनेंट स्विच सर्किट में ज़रूर शामिल होता है। चलिए एक स्विच भी ड्रॉ कर देते हैं। So this is the switch। इस चीज़ को मिटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा एक लाइन हमारे पास आ गई। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो सर्किट है मुकम्मल हो चुका है। तीन कैपेसिटर्स, एक 6 वोल्ट की बैटरी, एक स्विच। जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, सर्किट से करंट फ्लो करेगा और चार्ज इन कैपेसिटर्स के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। हमसे कहा यह जा रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2 और इसकी C3 है। स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, ज़रा सोचिए। आपने कहा था कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 3 से ज़्यादा हों तो n तक जितने भी हों उन्हें इन्वर्स लेके ऐड कर दिया जाए। तो अब आप इसी फार्मूले के तहत इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, 1/C1 क्या है? C1 इज 3, C2 is 4, C3 is 5। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1/4 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1/5 इंटू 10⁻⁻6। डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं यहाँ पर फ्रैक्शन को सेपरेट कर सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ? स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/10⁻⁻6 प्लस 1/4 इंटू 10⁻⁻6 और प्लस 1/5 इंटू 1/10⁻⁻6। सिंपल, मैंने इसे फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दिया और मैंने कुछ नहीं किया। फ्रैक्शन को स्प्लिट करने का मकसद सिर्फ ये था ताकि 10⁻⁻6 को मैं कॉमन ले सकूं और बाकियों को एज इट इज सिंपली एक डिजिट की तरह, एक इंटीजर की तरह सॉल्व कर सकूं। तो अगर आप इन तीनों में से 1/10⁻⁻6 को कॉमन ले लें तो ये 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/10⁻⁻6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब इन तीनों को एक आम एलसीएम की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इन्हें नॉर्मली सॉल्व करें एलसीएम लेके तो आप जानते हैं वैल्यू क्या आएगी। कैलकुलेटर पर लेके क्रॉस चेक कीजिएगा। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 47/60 इंटू 1/10⁻⁻6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 1/C इक्विवेलेंट इस पूरे के पूरे सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया। स्टूडेंट्स, ये 1/C इक्विवेलेंट है, तो आपको C इक्विवेलेंट चाहिए तो इसका दोबारा से आपको इन्वर्स लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इट विल बिकम C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 60/47 इंटू 10⁻⁻6। तो अगर आप इसे सॉल्व करें, द वैल्यू विल बिकम 1.3 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड्स।
हमारे पास कैपेसिटेंस के यूनिट्स फैराड होते हैं। तो चलिए इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। आपने पहली चीज फाइंड आउट कर ली, यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स अब आपको खाली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही नहीं चाहिए थी, बल्कि आपको वैल्यू ऑफ चार्जेस भी चाहिए। इस Q1 चार्ज की वैल्यू क्या होगी? Q1 चार्ज वो चार्ज है जो इस फर्स्ट कैपेसिटर पे आ रहा है, Q2 चार्ज वो चार्ज है जो सेकंड कैपेसिटर पर आ रहा है, Q3 चार्ज वो चार्ज है जो थर्ड कैपेसिटर पे आ रहा है। स्टूडेंट्स अब याद कीजिए कॉन्सेप्ट, आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3, ये सारे का सारा चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर आपके पास बैटरी के पोटेंशियल्स गिवन हो, जो कि 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, तो अगर बैटरी का पोटेंशियल गिवन हो और आपके पास टोटल कैपेसिटेंस हो इस पूरे सर्किट की, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? यू विल यूज Q इज इक्वल्स टू CV। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट, यू हैव गॉट द टोटल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो पुट करके Q निकालिए। C की वैल्यू आ जाएगी 1.3 इंटू 10⁻⁻6 और ये 6 वोल्ट्स। सॉल्व कीजिए, द Q विल बिकम 7.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स। स्टूडेंट्स इस रिलेशन को लिखा जा सकता है Q इज इक्वल टू 7.8 माइक्रो कूलम्स। इसे माइक्रो की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। सो आपके पास टोटल चार्ज आ चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो टोटल चार्ज होगा जाहिर है वही Q1 होगा, वही Q2 होगा और वही Q3 होगा। सो आप कहेंगे Q1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7.8 माइक्रो कूलम्स, Q2 is also equals to 7.8 microcoulombs, Q3 is also equals to 7.8 microcoulombs. तो dear students, all the charges are going to be same. सबके लिए चार्जेस की वैल्यू सेम आने वाली है। स्टूडेंट्स चार्जेस भी आप निकाल चुके हैं, अब आपको V1, V2 और V3 कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है, आपके पास चार्ज सबके लिए है, आपके पास कैपेसिटेंस सबके लिए, तो आप जानते हैं सिंपल सा फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV। तो डियर स्टूडेंट्स V किसके इक्वल आ जाएगा? Q ओवर C। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं व्हाट विल बी द वोल्टेज फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। हम कह सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू Q ओवर C1। आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, सब्स्टिट्यूट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स Q की वैल्यू क्या है? द Q फॉर द फर्स्ट चार्ज इज 7.8 इंटू 10⁻⁻6 और C1 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻6। ये तो कैंसिल हो गया, 7.8 को 3 पर डिवाइड करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? 2.6 वोल्ट्स। V2 के लिए क्या वैल्यू आएगी? Q ओवर C2 माय डियर स्टूडेंट्स। तो Q की वैल्यू तो एज इट इज 7.8 इंटू 10⁻⁻6 लिखी जाएगी और C2 आप देख सकते हैं फॉर्मूले में आपको 4 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड गिवन है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आप जानते हैं वैल्यू क्या आती है? 1.95 वोल्ट्स। स्टूडेंट्स इसी तरह से आप थर्ड के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V3 इज Q ओवर C3। अगर आप वैल्यूज पुट कीजिए तो ये क्या बनेगा? 7.8 इंटू 10⁻⁻6 ओवर C3 के लिए वैल्यू क्या पुट करूंगा? हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगी। अगर सॉल्व करूं तो जानते हैं वैल्यू क्या आएगी? 1.56 वोल्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास फाइनल रिजल्ट्स वोल्टेज के लिए भी आ चुके हैं। तो आपने देखा कि कैसे इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज की वैल्यू डिवाइड कर रही है। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, आपने देखा कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रही है वो 1.3 है। तो यहाँ पर मैं नोट की सूरत में एक बात समझाना चाहता हूँ। याद कीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को सबकी ऐड करके फाइंड की थी, लेकिन इस केस में हम इनवर्स लेके ऐड कर रहे हैं। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये देखा था कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो इन तीनों चारों की सबसे ज्यादा आती है, यानी ऐड होके आ रही है तो ओवरऑल रिजल्ट ग्रेटर होगा। लेकिन ये स्टूडेंट्स इसमें इनवर्स ऐड हो रहे हैं, इसी वजह से आप देखें जो वैल्यूज थी वो 3 माइक्रोफैरेड, 4 और 5 थी, लेकिन जो जवाब आ रहा है वो 1.3 माइक्रोफैरेड है। तो इस केस में हम ये बात लिख सकते हैं कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज
स्मॉलर देन ईच इंडिविजुअल, क्योंकि इनवर्स लेके ऐड किया जा रहा है। जो भी इक्विवेलेंट सीरीज के केस में आएगी वो इंडिविजुअल से छोटी होगी, इंडिविजुअल से कम होगी। हम ये बात कह सकते हैं कि सीरीज के केस में कैपेसिटेंस रिड्यूस कर जाती है। तो लेट्स राइट दिस। सो वी कैन राइट दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज स्मॉलर देन ईच इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज की वो कम है। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी लेंथी तो ज़रूर थी ये वाली एग्जांपल 13.4, लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आपने समझ ली होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे चलेंगे इस कैपेसिटर के टॉपिक के ऊपर, जहां हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स क्या हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी एग्जाम्पल 13.4 कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स कितनी मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये किन मुख्तलिफ शेप्स के अंदर और किन मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर आती है, अब हमें ये सीखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। आप ये तो समझ चुके हैं कि कैपेसिटर में दो प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो चार्ज स्टोर करेंगी। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है? द सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर इज टू प्लेट्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर यूज्ड टू स्टोर चार्ज। अगर आप देखें तो इन आमने सामने वाली दो प्लेट्स के ऊपर एक पे पॉजिटिव और दूसरी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज स्टोर कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप प्लेट्स को पैरेलल या एक दूसरे के सामने रखेंगे तो आपको प्लेट्स बहुत बड़ी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करना पड़ता है। बाज़ एप्लीकेशंस में कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस की वैल्यू हायर होती है, तो बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करवाने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स बनानी पड़ेंगी। तो बड़ी बड़ी प्लेट्स अगर बना देंगे तो ये कैपेसिटर्स आपकी रिस्ट वॉचेस में भी इस्तेमाल होते हैं। ये कैपेसिटर्स आपके मोबाइल फ़ोन, टीवी रिमोट और छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी इस्तेमाल होते हैं। अगर इन कैपेसिटर्स का ओवरऑल साइज बड़ा हो जाएगा तो हम इन कैपेसिटर्स को छोटे अप्लायंसेस में कैसे यूज़ करेंगे। सो लिहाजा हमें कुछ कैपेसिटर्स ऐसे बिल्ड करने पड़ते हैं, ऐसे मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं जिनका साइज़ हम लिमिट कर सकें, जिनका साइज़ छोटा रख सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कभी भी ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं है। तो फिर हम कौन से कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं, इसी को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। हम आम तौर पे दो मेजर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। वो दो मेजर टाइप्स कौन सी हैं, चलिए पढ़ते हैं। वन ऑफ दीज टू टाइप्स इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपेसिटर। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। एक इनमें से है फिक्स्ड कैपेसिटर। ये फिक्स्ड कैपेसिटर क्या है? और द अदर वन इज कॉल्ड एज वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कैपेसिटर क्या होता है? फिक्स्ड कैपेसिटर जैसे कि नाम से जाहिर है एक ऐसा कैपेसिटर जिनमें प्लेट्स फिक्स्ड हो। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा कैपेसिटर जिनमें दोनों प्लेट्स फिक्स्ड हो। ये प्लेट्स मूवेबल ना हो, इन प्लेट्स को मूव ना किया जा सकता हो। मिसाल के तौर पे जो प्लेट्स एक दूसरे के सामने मौजूद हैं, बस वो एक दूसरे के सामने हमेशा मौजूद रहेंगी। कभी भी उनकी ओरिएंटेशन को, उनके फेसिंग एरिया को चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर एक कैपेसिटर की प्लेट कुछ इस तरह से पड़ी है और दूसरे कैपेसिटर की प्लेट अगर कुछ इस तरह से पड़ी है, तो इनका फेसिंग एरिया सिर्फ यही है। इतने एरिया में ही चार्ज स्टोर होगा और इस एरिया को बदला नहीं जा सकता। So dear students, fixed capacitors are those capacitor in which the plates are fixed, they are not movable. तो इस पॉइंट को जरा लिखते हैं, पॉइंट की शक्ल में, पॉइंट की सूरत में लिखते हैं। प्लेट्स आर फिक्स्ड। ये जो प्लेट्स हैं हमारी फिक्स्ड हैं, इन प्लेट्स को मूव नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि इन कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन प्लेट्स के फिक्स्ड होने से क्या प्रॉब्लम होगी मैं ये समझाने लगा हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा,
जो कैपेसिटेंस है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ प्लेट्स, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उनमें से पहला फैक्टर है एरिया ऑफ प्लेट्स। अगर दो प्लेट्स का फेसिंग एरिया जो एक दूसरे के सामने मौजूद है वो ज़्यादा होगा तो उनकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल कुछ इस तरह से लेता हूं कि अगर दो कैपेसिटर्स हैं, इनके ये दो एरियाज प्लेट्स के एक दूसरे के सामने है, तो क्योंकि एरिया एक दूसरे के सामने ज़्यादा है तो ये ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगी। इसके बरक्स अगर एक कैपेसिटर ऐसा हो जिसका फेसिंग एरिया सिर्फ इतना हो तो फेसिंग एरिया कम होगा, लिहाजा इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी भी पिछले वाले कैपेसिटर से जो मैंने अभी दिखाया था आपको उससे कम होगी। एरिया ऑफ प्लेट्स विच इज फेसिंग ईच अदर पर भी डिपेंड करती है। और स्टूडेंट्स दूसरी चीज है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स स्टूडेंट्स, अगर तो दो प्लेट्स के दरमियान फासला बढ़ाते चले जाएंगे तो जाहिर है इन दोनों प्लेट्स पर स्टोर होने वाले चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी, फोर्स भी कम होती जाएगी। लिहाजा अगर फोर्स कम हो जाएगी तो ये चार्ज इन प्लेट्स पर टिके नहीं रहेंगे, रुके नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, ये चार्ज खो देगा कैपेसिटर। लिहाजा जो इन प्लेट्स पर स्टोर होने वाला चार्ज है जाहिर है वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स पर। ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती चली जाएगी, और अगर डिस्टेंस कम करते जाएंगे, दो प्लेट्स को एक दूसरे के करीब लाते जाएंगे तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। शर्त यह है कि दोनों प्लेट्स को कॉन्टैक्ट नहीं करना, करीब नहीं, जोड़ नहीं देना साथ। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया सेकेंड फैक्टर। नाउ द थर्ड फैक्टर इज माय डियर स्टूडेंट्स मीडियम बिटवीन प्लेट्स। मीडियम बिटवीन प्लेट्स स्टूडेंट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स का क्या रोल है? स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप इन दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान एक ऐसा मीडियम रख देते हैं जो कंडक्टिव नेचर का हुआ, जो कंडक्टर हुआ, तो उससे नुकसान क्या होगा? अगर तो जो रखा जाने वाला मीडियम है वो कंडक्टर निकल आया तो उसके इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इन कांटेक्ट आने से अगर तो ये पॉजिटिव साइड हुई, ये नेगेटिव साइड हुई, तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट होते हुए इस नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे और सारे का सारा चार्ज लॉस हो जाएगा। सो आप कंडक्टर नहीं रख सकते। सो आप जो बीच में मटेरियल रखेंगे दैट इज नॉट डिजायरेबल इफ इट इज कंडक्टर। सो मटेरियल कैसा होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? द मटेरियल शुड बी इंसुलेटर, ताकि कोई चार्ज भी जो इस नेगेटिव प्लेट पर है इस मीडियम से होता हुआ दूसरी प्लेट तक ना जा सके। जितना बेहतर मीडियम इंसुलेटर होगा उतनी चार्ज की रिटेनेबिलिटी इन प्लेट्स के ऊपर ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा देर तक चार्ज इन प्लेट्स पर रिटेन रहेगा। इसी वजह से इस मीडियम को डियर स्टूडेंट्स डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। Dielectric medium is a medium that is placed between the plates of a capacitor. So it should be insulator. So dear students, मैंने आपको बताया कि ये तीन फैक्टर्स हैं जो किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी को, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो अगर मैं इनको समराइज करके लिखूं तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीडियम। ये मीडियम के इंसुलेटर होने के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसे वैसे परमिटिविटी कहते हैं, जिसे आप अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इन्हीं तीनों फैक्टर्स को मैंने एक रिलेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो मैं बात यहाँ पर ये कर रहा था कि इन प्लेट्स कि एक दूसरे के सामने मौजूद एरिया के फिक्स होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के सामने जो आमने सामने का एरिया अगर वो फिक्स्ड है उसे चेंज नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा आप कहेंगे कि इस केस में एरिया फिक्स्ड है तो कैपेसिटेंस भी फिक्स्ड होगी। तो इन फिक्स्ड कैपेसिटर की प्लेट्स के फिक्स होने की वजह से इनकी कैपेसिटेंस को भी चेंज नहीं किया जा सकता, यानी जिस कैपेसिटेंस के ये कैपेसिटर मैन्युफैक्चर होंगे वही कैपेसिटेंस इनकी
टिल द लास्ट डेट रहेगी, जब तक ये डाई नहीं कर जाते. सो डियर स्टूडेंट्स, देयर प्लेट्स आर फिक्स्ड एज वेल एज देयर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज फिक्स्ड. सो वैल्यू ऑफ capacitance is also fixed. So dear students, fixed capacitors में अब आप समझ चुके हैं कि क्या हो रहा होगा और fixed capacitors की कॉमन एग्जांपल क्या है. Dear students, fixed capacitor की कॉमन एग्जांपल में दो बहुत ज़्यादा मशहूर है जो हमारी बुक में भी डिस्कस्ड हैं. Dear students, one is the paper capacitor. इनमें से एक है पेपर कैपेसिटर और डियर स्टूडेंट्स एक है माइका कैपेसिटर. नाउ व्हाट इज पेपर कैपेसिटर माय डियर स्टूडेंट्स? पेपर कैपेसिटर क्या है? इसका नाम पेपर इसलिए रखा गया है, आमतौर पे ये पेपर कैपेसिटर हो या माइका कैपेसिटर हो या कोई भी कैपेसिटर हो, इन्हें करेक्टराइज इनके दरमियान पड़े डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बुनियाद पे किया जाता है. तो पेपर कैपेसिटर ऐसा नहीं कि ये पेपर का बना होगा. पेपर कैपेसिटर को पेपर कैपेसिटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो प्लेट्स के दरमियान यूज होने वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक पेपर होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे किया क्या जाता है, यहाँ पे हमारे पास दो थिन एल्यूमिनियम की फॉइल्स मौजूद हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये दो थिन एल्यूमिनियम के फॉइल्स के दरमियान ऑयल्ड या ग्रीस्ड पेपर रख दिया जाता है. स्टूडेंट्स, अब ये ऑयल्ड या ग्रीस्ड पेपर इन दो प्लेट्स के दरमियान, जिन प्लेट्स को बहुत थिन एल्यूमिनियम फॉइल से बनाया जाता है, रख तो दिया जाता है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि कैपेसिटेंस ज़्यादा हो तो प्लेट्स का फेसिंग एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से माय डियर स्टूडेंट्स ये पैरेलल प्लेट नहीं होगा. इन दोनों प्लेट्स में पेपर रख के इन दोनों प्लेट्स को रोल कर दिया जाता है. जैसे कि हमारी मदर हमें लंच के लिए एक रोटी का रोल बना के दिया करती हैं और जिस तरह से हमारी मदर हमें अगर ब्रेड का एक शॉर्मा रोल करके दिया करती हैं, बिल्कुल वैसे ही दो थिन फॉइल्स के दरमियान इस पेपर को रख के इन दोनों को रोल कर दिया जाता है. और रोल करने से आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्पेस में बहुत ज़्यादा एरिया एक दूसरे को फेस कर रहा है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पेपर कैपेसिटर हो गया. एक सिलेंडर की फॉर्म में इसे कैप्सूल में बंद कर दिया जाता है ताकि इन्हें डैमेज ना किया जा सके. ये प्लेट्स बहुत थिन है, एल्यूमिनियम के फॉइल की हैं, इजीली डैमेज हो सकती हैं, बहुत फ्रेजाइल होती हैं, इसलिए इसे एक इंसुलेटर के केस में बंद करके दो वायर्स या दो कनेक्टिंग वायर्स बाहर निकाल दी जाती हैं ताकि इन्हें ख़राब होने से बचाया जा सके. माय डियर स्टूडेंट्स, इससे एक और कदम आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट माइका कैपेसिटर. माइका क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये जो माइका, मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आपने पहली दफ़ा सुना होगा. माइका इज द मिनरल. ये एक बहुत थिन शीट होती है कुछ इस तरह की. दिस शीट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल. ये एल्यूमिनियम सिलिकेट के एक मिनरल से बनती है, बहुत थिन होती है और बहुत अच्छी इंसुलेटर होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए इस माइका कैपेसिटर को आमतौर पे दो मेटल्स की प्लेट के दरमियान एज अ डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है. तो इस वक्त आप ये जो देख रहे हैं ये एक माइका कैपेसिटर है जिसमें ये तीन साइड्स एक पॉजिटिव प्लेट से जोड़ी गई हैं, यानी इन तीन साइड्स पर पॉजिटिव चार्ज है और उन तीन साइड्स पर नेगेटिव चार्ज है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दो प्लेट्स के दरमियान आपने माइका को एज अ डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया हुआ है. सिंस माइका इज यूज्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सो दैट इज व्हाई दिस कैपेसिटर इज आल्सो कॉल्ड एज द माइका कैपेसिटर. माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन केसेस में भी देखें तो ये दोनों प्लेट्स जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं ये फिक्स्ड है, आप इनके फेसिंग एरिया को चेंज नहीं कर सकते. सो दैट इज व्हाई माइका कैपेसिटर इज वंस अगेन द एग्जांपल ऑफ द फिक्स्ड कैपेसिटर. स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये फिक्स्ड कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट और इसकी दो एग्जांपल्स आपको समझ आई होंगी. तो चलिए स्टूडेंट्स, इससे एक और स्टेप आगे चलते हैं और सेकेंड टाइप ऑफ कैपेसिटर्स को अंडरस्टैंड करते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ कैपेसिटर इज माय डियर स्टूडेंट्स वेरिएबल कैपेसिटर. ये वेरिएबल कैपेसिटर भी एक कैपेसिटर की टाइप है. सो वेरिएबल कैपेसिटर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? वेरिएबल, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, वेरिएबल जिसे चेंज किया जा सके, वेरी किया जा सके. सो डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल कैपेसिटर में प्लेट्स फिक्स्ड नहीं है. प्लेट्स आर नॉट फिक्स्ड.
स्टूडेंट्स अगर प्लेट फिक्स नहीं है तो उसका मतलब है प्लेट्स के फेसिंग एरिया को चेंज किया जा सकता है। अगर आप प्लेट्स के फेसिंग एरिया को कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, अगर फेसिंग एरिया को बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। सो इसी वजह से आप इनकी कैपेसिटेंस को भी चेंज कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ सी कहते हैं कैपेसिटेंस को, कैन बी चेंज्ड, इसे चेंज किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल कैपेसिटर। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल कैपेसिटर की बहुत फेमस एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल जो हमारी बुक में डिस्कस्ड है, दैट इज दिस रोटेटेबल कैपेसिटर। ये मूवेबल कैपेसिटर, इसे रोटरी कैपेसिटर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें तो इसमें कुछ सर्कुलर प्लेट्स हैं। इन सर्कुलर प्लेट्स में से एक प्लेट फिक्स होती है और इसके आगे वाली प्लेट मूवेबल होती है। जब आप इस मूवेबल प्लेट को घुमाएंगे तो इस मूवेबल प्लेट और फिक्स प्लेट के दरमियान जो फेसिंग एरिया वो रिड्यूस कर जाएगा या बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी मूवेबल प्लेट को घुमाने से दो प्लेट्स के दरमियान के एरिया को चेंज किया जा सकता है। तो अगर आप इन दोनों प्लेट्स के दरमियान फेसिंग एरिया को चेंज कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप असल में कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। So dear students, so this is normally used in a रेडियो सर्किट्स। अब रेडियो सर्किट्स क्या होते हैं ये मैं आपके साथ अभी आगे चल के शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल का नाम लिख लेते हैं, आ जाएगा रोटरी कैपेसिटर, जिसे एक आम वेरिएबल कैपेसिटर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आती है यूजेस की बात, एप्लीकेशंस की बात। वेयर डू वी यूज दीज कैपेसिटर्स? स्टूडेंट्स कैपेसिटर्स को कहाँ यूज किया जाता है? एप्लीकेशंस, बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स मैं इन कैपेसिटर्स की एप्लीकेशंस को तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करता हूं। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज ट्यूनिंग और रेडियो। स्टूडेंट्स रेडियो को ट्यून करने के लिए भी कैपेसिटर्स को यूज किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स आपने अपने घरों में मौजूद रेडियोस देखे होंगे। अब तो रेडियोस का ज़माना वैसे काफ़ी हद तक जा चुका है, लेकिन स्टिल रेडियोस घरों में हमारे मौजूद ज़रूर हैं। रेडियो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। माय डियर स्टूडेंट्स इस रेडियो के ऊपर कुछ नॉब्स मौजूद हैं, जिन नॉब्स को रोटेट करते हुए आप इस रेडियो को ट्यून कर सकते हैं। जब आप रेडियो को ऑन करते हैं तो एक नॉइज आ रहा होता है, दैट नॉइज इज नॉट डिजायरेबल। इससे आपको कोई चैनल या कोई पसंदीदा म्यूजिक या कोई पसंदीदा प्रोग्राम सुनाई नहीं दे सकता। अब आप इस लगी नॉब को घुमाने की कोशिश करते हैं। जब आप इस लगी नॉब को घुमा रहे होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप एक्चुअली वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं। कैपेसिटेंस को चेंज करने से ये रेडियो सेट ट्यून हो जाता है और अचानक आपकी मनपसंद साउंड, आपकी मनपसंद प्रोग्राम की नशरियात या कोई गाना इस रेडियो पर प्ले होना शुरू हो जाता है और आप उसे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपने अभी प्रीवियसली देखा कि हमने रेडियो को ट्यून किया है बाय जस्ट रोटेटिंग द कैपेसिटर। मैंने बताया कि रेडियो के ऊपर कुछ नॉब्स लगी हुई हैं, आप उन नॉब्स को टर्न करते हैं। नॉब्स को टर्न करने से आपका मनपसंद कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉन्ग आपके रेडियो पर बजना शुरू हो जाता है। चलिए थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर कैसे होता है। डियर स्टूडेंट्स बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। जब आप रेडियो सेट के ऊपर लगी नॉब्स को, जैसे कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, घुमाते हैं, रेडियो के ऊपर लगी हुई नॉब्स को घुमाने से रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स जैसे रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जो रेडियो स्टेशन से आने वाली वेव्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आ रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ज़ाहिर है जो सिग्नल रेडियो स्टेशन से हमारे रेडियो तक आ रहा है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आ रहा है। जब हम अपने रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके एक्सटर्नल या रेडियो स्टेशन से आने वाली फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स यही वो लम्हा होता है कि जब आपका रेडियो शोर करने की बजाय आपका मनपसंद प्रोग्राम प्ले कर देता है। इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स जो सर्किट ये रेजोनेंस का अमल करके आपके मनपसंद शो को आपके रेडियो पर प्ले करवाता है, दैट सर्किट इज कॉल्ड एज रेजोनेंट सर्किट। तो डियर स्टूडेंट्स
इस तरह से रेजोनेंट सर्किट में यूज़ होते हुए कैपेसिटर एक रेडियो को ट्यून करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ ये रेडियो को ट्यून करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, बल्कि ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स और लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को भी सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिस कैपेसिटर कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट द हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स फ्रॉम द लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। तो इस तरह से इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी पहली एप्लीकेशन रेडियो सर्किट्स या ट्यूनिंग अ रेडियो भी है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसकी वो एप्लीकेशंस जो हमारे घरों में आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं होम अप्लायंसेस। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले अप्लायंसेस में ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर हमारे घरों में मौजूद ऑलमोस्ट हर अप्लायंस में शामिल है। आपकी रिस्ट वॉच हो या सीलिंग फैन हो, छत पे लगा पंखा, या एग्जॉस्ट फैन हो या मोटर हो, कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जिसमें ये कैपेसिटर्स शामिल ना हो। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर्स, एयर कंडीशनर्स, तमाम के अंदर हमारे घर में मौजूद एक एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर ये कैपेसिटर्स शामिल हैं, यूज हुआ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी सेकंड मेजर एप्लीकेशन है होम अप्लायंसेस। चंद एक नाम आपके सामने लिख देता हूं, फैंस, मोटर्स, वॉचेस। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है जहां पर ये इस्तेमाल होते हैं, दैट इज सर्किट्स। ये सर्किट्स में भी यूज होते हैं। देखिए स्टूडेंट, सर्किट्स में ये कहां पर यूज होते हैं? हमारे लैपटॉप के या कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगे हुए हैं, हमारे मोबाइल फोन के मदरबोर्ड पर लगे होते हैं, या टीवी रिमोट की किट पर लगे होते हैं। सो ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कैपेसिटर्स, इनके टाइप्स और इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको समझ आई होंगी। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज।